Hello students, let us start with our new chapter, that is chapter number 9, Some Applications of Trigonometry. For understanding this chapter, we should understand some basics. So the basic starts with the information of angle of elevation and angle of depression. सबसे पहले हम ये जो आईज बनी हुई देख रहे हैं, ये हमारे ऑब्जर्वर की आई है। ऑब्जर्वर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये है हमारे पास हमारा ऑब्जर्वर और ये है उसकी आईज। अब हमने सिर्फ आईज ही क्यों बनाई है? क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में किसी भी चीज को देखने के लिए जो हमारा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा आईज। सो आईज से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को पूरा बनाने की बजाय उसकी आईज बनाई है। और ऑब्जर्वर से ही हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर्स हॉरिजॉन्टल। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर की आईज जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो जो लाइन कनेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर की आईज को, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट राइट एनीवेयर, तो वो जो लाइन हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आईज को ज्वाइन करने वाली लाइन को बनाएंगे, उसका नाम होता है लाइन ऑफ साइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल से अबव है, ऊपर के लेवल की तरफ है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग होता है एलिवेट करना, धीरे धीरे इंक्रीज करना। और अगर यही हमारे पास ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिलो कोई उससे लेवल ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो जो हमारा एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसे डेफिनेशन से भी क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। एक इमेजिनरी लाइन जो हमने सिर्फ इमेजिन करी है, कहाँ से? थ्रू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आईज से, और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट, line of sight। तो what is line of sight? An imaginary line, it is also an imaginary line जो हमने सिर्फ imagine करी है। ऐसी कोई लाइन नहीं एग्जिस्ट करती, बट हमने इमेजिनेशन से अपने ड्रॉ करी है। द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर आई। जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आई को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट वी हैव if the object is above the eye level of the observer। अगर ऑब्जर्वर के आईज लेवल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, so the angle between the line of sight and the observer's horizontal is called angle of elevation। तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ लास्ट but not the least, if the object is below the eye level of the observer। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर्स के हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है, देन द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल के बीच में, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं, डाउनवर्ड। डी स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, डी स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिलेटिव क्यों बोला है? कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जर्वर की पोजीशन जो चेंज होती है, रिलेटिव मतलब डिपेंड करती है पोजीशन पे। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। हमारे लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर है, और ऑब्जर्वर यानी जो उसे देख रहा है वो पॉइंट सी पर है पहले। और कितना एंगल बना रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ? ये एंगल बन रहा है अल्फा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और जिसे हम कहते हैं अप्रोच कर रहा है अपने ऑब्जेक्ट को। तो वो कहाँ पर आकर अप्रोच कर रहा है? किस पॉइंट पर स्टॉप हुआ है? पॉइंट डी पर। और इस टाइम पर जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। अब हम जैसे जैसे कोई भी ऑब्जर्वर अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आता है, टूवर्ड्स आता है, जितना क्लोज होता है उतना ज़्यादा ही
हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब जब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स जाएंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसे देखने का जो एंगल, वो इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस, दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इसी का हमारे पास सेकंड केस ये है कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट के साथ पहले पॉइंट डी पर था, यानी पहले वो बीटा एंगल बना रहा था, अब वो डी से सी पोजीशन पे गया, अब वो अपने ऑब्जेक्ट ए से अवे गया है, दूर गया है, तो जो हमारा एंगल है, यानी जो दूर जाते हैं हम जब किसी भी चीज से, तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिक्रीज होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या फिक्स पॉइंट। सिमिलर केस है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। डिप्रेशन कब बनता है? जब हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि इस बार हमारा ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है और वो नीचे दो पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को देख रहा है। पहला जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो पोजीशन सी पर, अब ऑब्जेक्ट सी से किस तरफ आ गया है? डी। तो अगर सी से डी यानी अगेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज, यानी बीटा बड़ा होगा अल्फा से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर्स की हमने क्या ड्रॉ कर दी? ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल। अगेन ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाला एंगल ये हमारा अल्फा। अब दूसरी बार क्योंकि सी से अब पोजीशन कहाँ हो गई है? डी, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आ रहा है अपने ऑब्जर्वर के, तो इस बार एंगल हमारा ये जो बन रहा है डिप्रेशन, दैट इज बीटा, एंड वी कैन सी फ्रॉम द कर्व ऑल्सो कि बीटा बड़ा है अल्फा से। अब डिप्रेशन में ये भी तो केस हो सकता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है पहले डी पॉइंट पर था, अब वो अपने ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, यानी सी पॉइंट की तरफ जा रहा है, अपने ए पॉइंट से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो अगेन पहले वाला एंगल अल्फा, और ये जो हमारा बन रहा है ऑल्टरनेट पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा? बीटा। तो ये बीटा है तो ये भी बीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अगेन जब हम किसी चीज से, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट से, ऑब्जर्वर दूर जाएगा, अवे जाएगा, तो उसका एंगल हमेशा डिक्रीज होगा, और टुवर्ड्स आएगा तो एंगल हमेशा इंक्रीज होगा। वेदर इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम टुवर्ड्स जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो हमारा चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमेशा डिक्रीज होता है। अब ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 9 का इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे को क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी हैं याद रखनी। अब हमारे पास चैप्टर, इससे प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है इस चैप्टर में, वो है हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन, उसमें से भी हमें मेन बेसिक जो है साइन कॉस और टेन, इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और वो भी इन बेसिक एंगल्स की। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। आपको सिर्फ एक साइन की वैल्यू याद रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यूज के लिए आप इसी लाइन को लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट लिख लोगे। चेक करें कि आपने फिर से 1 लिख दिया, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब 10 की वैल्यू के लिए क्या करें? तो 10 की वैल्यू के लिए बहुत ही बेसिक है हमारे पास, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिमिलर वे में अगर मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। अप्लाई करते हैं, साइन 0 की वैल्यू है 0, कॉस 0 की वैल्यू है 1, और 0/1 इज 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसी तरीके से आप tan 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू भी, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, कॉस की आप ऑलरेडी बना देंगे उसको रिवर्स करके, और tan की आप सिमिलरली इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, और ये हमें लर्न करनी है, 1.414। सिमिलरली √3 की भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है 1.73।
अब सिंपल सा एक बार साइन कॉस और टेन के रिलेशन को याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें ये पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्राइंगल में लगती है, जहाँ पर हमारी 90 एंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 के ऑपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, रिप्रेजेंटेड एज एच। जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी हुई लाइन, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो स्लीपिंग लाइन है उसे हम बोलते हैं बेस। अब साइन कॉस और टेन की रिलेशन को कैसे याद रखें कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन ये रिलेशन कैसे याद रखें, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, and tan theta is perpendicular upon base. This is enough for chapter 9. So we will apply these important points for solving the question in the next video.